गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहा जाता है कि युद्ध कोई भी जीते लेकिन हार अंततः मानवता की ही होती है। अगर आप इस न्यूज को देखेंगे तो आपको ये बात सही साबित होती हुई दिखाई देगी। गाजा सिटी हॉस्पिटल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और यहाँ पे 500 से अधिक लोग की जान चली जाती है। और इसराइल और हमास एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इसराइल कह रहे हैं कि हमास ने किया है, हमास कह रहे हैं कि इसराइल ने किया है। दोस्तों, जो लोग हॉस्पिटल में थे आप उनके बारे में सोचिए, और 500 से अधिक लोग की जान चलेगी, कोई मामूली बात तो है नहीं। पहली बात तो है कि हॉस्पिटल में कोई घूमने तो जाता नहीं। जो भी थे वो बीमार थे, ना जाने किसका कब से इलाज चला था, किसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ था, किसकी जमीन बिक गई थी, किसका घर बिक गया था उसका इलाज करवाने में, किसकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, किसके घर का वो अकेला सदस्य था कि वो अपने घर का पूरा भार संभाले हुए था। ना जाने कौन सा ऐसा बंदा इसमें मरा होगा जो अपनी पूरी फैमिली संभाले था, जिसके बच्चे पढ़ रहे थे, जिसकी बहन की शादी करनी थी। मतलब इस तरीके से हर जगह कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे 500 से अधिक लोग की जान सिर्फ आप लोग के बेवकूफ़ी की वजह से चली गई। मतलब आप कह रहे हो कि इसराइल ने किया है, इसराइल ने कह रहा है कि हमास ने किया है, बस आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम कर लो। बाकी जो 5 लोग की जान गई उसके बारे में बात मत करो। हालांकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इस पे दुख व्यक्त किया उन्होंने और इसकी आलोचना भी की है। लेकिन भैया ये सब कहने सुनने के बाद इससे क्या हो जाएगा? 500 लोग की जान वापस आ जाएगी? तो इंटरनेशनल लेवल पर जो यूएन है, ये क्या कर रहा है फिर? रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, सूडान में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो फिर यूएन जैसी संस्था का क्या मतलब है? किस लिए बनाया गया था आपको? युद्ध हुआ सिर्फ दो लोग की बेवकूफी की वजह से। मतलब दोनों लीडर थे, इनकी वजह से हो रहा है। लेकिन झेल कौन रहा है? तो आम जन झेल रहे हैं, सामान्य जनता झेल रही है युद्ध को। और कभी भी कहीं पर भी युद्ध होता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रभाव सामान्य जनता के ऊपर ही पड़ता है। और अगर सामान्य जनता के बारे में बात करें तो उसमें महिलाएं हो गई, वृद्ध हो गए, बच्चों के, इनके ऊपर और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कभी भी कहीं पर भी युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा बदतमीजी महिलाओं के साथ होती है। मतलब उनको तो अपनी प्रॉपर्टी समझाता है, उनके साथ इतनी बदतमीजी की जाती है, फिर बुजुर्ग, बच्चे, इन सब के साथ। और आप तो फिलिस्तीन का वीडियो देखिएगा, तो ये जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ से कई सारे बच्चों की ऐसी फोटो आ रही है जिनकी जाने गई हैं। मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए, इस तरीके से। मतलब क्या बताया जाए यार, ये मानवता का ही अंत है। इसीलिए अब क्या कहा जाए इन सारे न्यूज के बारे में। लेकिन ईवीएन जैसी संस्था का जो ये है ना प्रभाव, अब कैसे कहा जाए कि ये सही तरीके से काम कर रही है? इतने सारे क्षेत्रों में प्रभाव इनका था, तो भैया आप इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हो? रूस यूक्रेन संघर्ष कब से चल रहा है, फिर अब यहाँ पे एक नया संघर्ष आ गया इजराइल हमास का। तो आप क्या कर रहे हो बैठे बैठे? आपका क्या काम था? फिर यूएन किस नाम की है? इसी से जुड़ी हुई एक और न्यूज है इसराइल हमास युद्ध से। यहाँ पे बात क्लियर है कि इसराइल जो गाजा पट्टी है, या फिर हमास कह सकते हैं, इसके खिलाफ व्हाइट फास्फोरस बम का यूज कर रहा है। ऐसा अभी दो संस्थानों ने कहा। कौन कौन सी संस्थान थी? तो एक थी एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरी थी ह्यूमन राइट वॉच। ये क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवतावादी कार्य करने के लिए मानवाधिकार संगठन है। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल व्हाइट फास्फोरस बम का यूज कर रहा है। अब ये व्हाइट फास्फोरस क्या बला है और इसकी तीव्रता क्या है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस आर्टिकल में। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हाइट फास्फोरस बम इतना खतरनाक हो सकता है। चर्चा में हुई तो वही चीज है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये आलोचना की है। ये कहा कि इजराइल रक्षा बल जो है वो फास्फोरस बम का यूज कर रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस बम का यूज कर रहे हैं। हालांकि इसराइल ने इससे इनकार कर दिया है। और सारे देश यही करेंगे, कोई भी देश होगा तो इनकार तो करेगा ही। और इसके पहले ये भी कहा गया था कि जो रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है ना, तो इसमें भी रसिया के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि रसिया यूक्रेन के खिलाफ व्हाइट फास्फोरस बम का यूज कर रहा है। पहले तो हम जानते हैं कि व्हाइट फास्फोरस या सफेद फास्फोरस है क्या। ये क्या बोला कि सफेद फास्फोरस? तो बात करें सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक है। अब पायरोफोरिक क्या होता है? तो नोट, पायरोफोरिक पदार्थ वे होते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर स्वचालित रूप से या बहुत तेजी से 5 मिनट से भी कम समय में प्रज्वलित हो जाते हैं। यानी जैसे इनको ऑक्सीजन मिलती है तो ये बहुत तेजी से जलना शुरू कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को पायरोफोरिक कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है, जिसमें गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा होती है। तो धुआं तो एक अलग साइड है, 815 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, मतलब समझ रहे हैं? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस जब तापमान पहुंचता है गर्मियों के दिनों में, तो लोगों को पागलपन हो जाता है। लोग घर से बाहर निकल के यहाँ पे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे घूमते हैं, कपड़ा पहनना बंद कर देते हैं। इस तरह की कंडीशन बनती है। तो भैया यहाँ पे 815 डिग्री सेल्सियस, यानी इंसान की बॉडी तक गल जाएगी, पता नहीं चलेगा कि उसकी हड्डी कहाँ गई। जो रसायनों को, केमिकल्स को वर्गीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक है, जो यहाँ पे प्रणाली है, उसके तहत इसको पायरोफोरिक ठोस श्रेणी 1 के अंतर्गत रखा गया है। किसको? सफेद फास्फोरस को। इसमें ऐसे रसायन शामिल किए जाते हैं जो वायु संपर्क में आने पर सहज ही आग पकड़ लेते हैं। ऐसे ही पदार्थों को यहाँ पे रखा जाता है। यह पायरोफोरिक पदार्थों में सबसे अस्थिर पदार्थों में से एक है और सफेद फास्फोरस से लहसुन जैसे विशिष्ट गंध भी आती है। अगर हम बात करें कि सफेद फास्फोरस का सेना में क्या यूज किया जाता है, सैन्य उपयोग क्या है इसका, तो बात किया है कि जैसे जो तोप खाने के गोले थे, तोपे से जो गोला फेंका जाता है ना तोप से, उसके बारे में बात करें। उसके अलावा बम, रॉकेट, ये सारी चीजें हो गई, उसमें यूज किया जाता है। उसके अलावा जो कपड़ा होता है इसको भिगा करके इसमें फेंका जाता है, ताकि क्या हो सके, धुआं उत्पन्न हो सके। अब जब धुआं उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है कि जो सेना मान लीजिए जमीन पे चल रही, सेना यहाँ पे चल रही, यहाँ पे इसके आगे पीछे सारी तरफ धुआं कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि सेना की गतिविधि छुपाई जा सकती है। तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है।
उसके अलावा कुछ टारगेटेड मिसाइलें होती हैं, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स होते हैं, तो इनसे बचने के लिए भी यानी कि इनको भ्रमित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मिसाइल है, इसको टारगेट किया गया कि आपको इस क्षेत्र पे वार करना है, तो यहाँ पे धुआं उत्पन्न कर देगा और टारगेट को यहाँ मूव कर देगा, तो ये जो मिसाइल होती है इसको उतना पता नहीं चलता है, तो यानी कि मिसाइल जो होगी उसको भी भ्रमित कर सकता है ये धुआं जो होता है, यानी कि सफेद फास्फोरस। और धुआं उत्पन्न करने के लिए इसको या तो जमीन पर फोड़ा जा सकता है, या फिर जब बहुत बड़े क्षेत्र पर धुआं उत्पन्न करना हो तो इसको वायु में ही विस्फोट कर दिया जाता है। जब हवा में विस्फोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हवा के साथ चारों तरफ फैल जाएगा और बहुत बड़े लेवल पर ये धुआं उत्पन्न कर देगा। धुआं उत्पन्न करने का वही मतलब है कि जो दृश्यता वो समाप्त हो जाए, दृश्यता कम हो जाए और जो सेना वो आसानी से बच निकले और जो सेना वो अपना काम आसानी से करके आगे बढ़ जाए। सफेद फास्फोरस का उपयोग आग लगने वाले हथियार के रूप में भी किया जाता है। एचआरडब्ल्यू क्या, ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार अमेरिकी सेना ने 2004 में इराक में फाजुली की दूसरी लड़ाई के दौरान छिपे हुए लड़ाकों को अपनी स्थिति छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि अमेरिकी सेना ने भी 2004 में इराक में इसका यूज किया था। अगर हम बात करें कि सफेद फास्फोरस कितना हानिकारक है, इसकी आप तीव्रता की बात करें कितना खतरनाक हो सकता है, तो ये जान के आपको हैरानी होगी। बात की जाए कि अगर कोई इसके संपर्क में आता है तो सफेद फास्फोरस इतना खतरनाक है कि गंभीर जलन पैदा कर सकता है, इवन आपकी हड्डी तक, यानी हड्डी तक जला सकता है। और इसका जो जलन का दर्द होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है भैया, उसको ठीक करना भी मुश्किल होता है और इसके संक्रमण होने का भी खतरा रहता है। अगर मान लीजिए पैर में जला तो पूरी बॉडी में फैल सकता है इसका संक्रमण। सफेद फास्फोरस के कण जो शरीर में फंसे रहते हैं हवा के संपर्क में आने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। अब जैसे फास्फोरस तो एक तत्व ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है इस तरीके से आपके बॉडी पे थी आपने उठा के फेंक दिया, ऐसा तो है नहीं। छोटे छोटे कण होते हैं, अब बॉडी में कहाँ फंसा हमें पता ही नहीं, जैसे इसको ऑक्सीजन मिले तो तुरंत जलना शुरू हो जाएगी। पता चल रहा है कि हमें तो ये लग रहा है कि भाई फास्फोरस हट गया हमारे शरीर से, चलो बाहर घूम के आते हैं, और पता चल रहा है बाहर घूम रहे हैं तो पूरी बॉडी में आग लगी पड़ी है। तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। एचआरडब्ल्यू ने ये कहा कि अगर हमारे बॉडी के 10% हिस्से पर भी सफेद फास्फोरस लग जाए तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। और जो सफेद फास्फोरस होता है इसका कण या धुआं अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए तो जो सांस लेने की तीव्रता है, जो सांस लेने का सिस्टम हमारा, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जो आंतरिक अंग है जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, इन सब के ऊपर बहुत नुकसान डाल सकता है ये। उसके अलावा बात करें कि अगर कुछ लोग प्रारंभिक चोट से बच भी जाते हैं, यानी कि अगर उनकी जान नहीं भी जाती है फिर इस तरीके से कोई और कंडीशन नहीं बनती, लेकिन अगर वो संपर्क में आ गए हैं तो भैया उनको बेहद दर्दनाक पीड़ा होगी, बहुत खतरनाक स्थिति बनेगी और जहाँ पे वो संपर्क में आएंगे तो वहाँ पे जलने का निशान बना रहेगा। भैया ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। उसके अलावा जो फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस बम, ये बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर सकता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी समाप्त कर सकता है, फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और जो पशु हैं उनको भी मार सकता है। जब इंसान को नहीं छोड़ रहा, इंसान की बॉडी गला दे रहा है, पशु क्या चीज है। अगर हम बात करें कि सफेद फास्फोरस का युद्ध सामग्री के रूप में पहली बार प्रयोग कब किया था, तो 19वीं सदी के अंत में। किसने किया था, तो आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री का इस्तेमाल किया था, जिसे फेनियन फायर के रूप में जाना जाने लगा। अब फेनियन क्या था, तो ये आयरिश राष्ट्रवादियों के लिए एक व्यापक शब्द था, यानी फेनियन उनको कहा जाता था जो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए आयरिश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे, उनको फेनियन कहा जाता था। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया गया, दूसरे विश्व युद्ध में यूज किया गया, फिर अमेरिका ने 2004 में यूज किया, फिर अभी हाल ही में रूस के ऊपर भी इल्जाम लगा था कि ये यूक्रेन के खिलाफ इसका यूज कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका बड़े व्यापक स्तर पर और नॉर्मली आए दिन इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसराइल और हमास भी इसमें ऐड हो गया है कि यहाँ पे भी इसका इल्जाम लग चुका है कि इसराइल हमास के खिलाफ इसका यूज कर रहा है। अगर हम बात करें कि इसके लिए नियम कानून क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो बात करें कि इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, तब ये समस्या तो करेगी। जब पूर्ण प्रतिबंध होता तो शायद कोई यूज ना करता, उसको सिस्टम से हटा दिया जाता। जब पूर्ण प्रतिबंध नहीं तो जाहिर सी बात है कहीं ना किसी तरीके से लूप होल खोज करके इसका इस्तेमाल किया ही जाएगा। जो इनका उपयोग है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, IHL के तहत विनियमित होता है। इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है। अच्छा, रासायनिक हथियार क्यों नहीं माना जाता है, तो क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रमुख रूप से धुआं उत्पन्न करने के काम में आता है, ना कि विषाक्तता फैलाने के काम में आता है, ना कि जान लेने के। तो जब धुआं उत्पन्न करने के काम में आता है तो इसको रासायनिक हथियार कैसे मान लिया जाए। हथियार तो तभी मान जाएगा, और खास करके रासायनिक जब केमिकल के माध्यम से किसी की जान लेने की बात की जाए। हालांकि अंततः इसका उपयोग उसी लिए किया जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि इसका जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रमुख चरित्र इसका ये यही है कि ये धुआं उत्पन्न करेगा और गर्मी उत्पन्न करेगा। और ये जो इसका उपयोग है ना, ये पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन CCW द्वारा नियंत्रित होता है, और विशेष रूप से किसके द्वारा, तो प्रोटोकॉल थर्ड जो है इसका, यानी पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन का प्रोटोकॉल थर्ड जो है, इसके तहत इसको विनियमित किया जाता है। और इसमें क्या रखा गया, तो इसमें ये रखा गया जो आग लगाने वाले हथियार है इनकी कैटेगरी है ये। फिलिस्तीन और लेबनान प्रोटोकॉल थर्ड में शामिल हो गए, लेकिन इजराइल भैया इसमें शामिल नहीं। जब इजराइल शामिल नहीं तो फिर इनकी बात क्यों मानेगा, सीधी सी बात है। HRW के अनुसार जबकि प्रोटोकॉल थर्ड नागरिकों की सांद्रता में हवा से गिराए गए आग लगाने वाले हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण खामियां भी हैं। HRW ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहता है कि चलो ठीक है, जो आपका प्रोटोकॉल थर्ड है ये कहता है कि जहां पर भी नागरिक लोग रहते हैं, जहां पर भी आबादी है, वहां आपको कोई ऐसा हथियार यूज नहीं करना जिससे आग लग जाए। चलो ठीक है, ये बात मैंने मान ली, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण खामियां यानी कि दो इसमें कमी है। अब ये दो कमी कौन कौन सी, अगर उसके बारे में हम जानना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
बात कह रहे हैं कि पहला ये है कि ये जमीन से इसको आप लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन हवा से लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि यह उन जगहों पर जमीन से लॉन्च किए जाने वाले आग लगाने वाले हथियारों के कुछ नहीं बल्कि सभी को प्रतिबंधित करता है। जहां नागरिकों की संख्या अधिक है, यानी जहां अधिक नागरिक लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा आग लगाने वाला कोई भी हथियार परीक्षण नहीं कर सकते, वहां से यूज नहीं कर सकते, लॉन्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आबादी कम है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं, और वायु से तो यूज कर ही सकते हैं। तो इस तरीके की बात की जा रही है। उसके अलावा दूसरी जो खामी है, दूसरी खामी ये है कि जो प्रोटोकॉल है, इसमें जो कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि मुख्य रूप से आग लगाने वाले और लोगों को जलाने के लिए डिजाइन किए गए जो हथियार है, उनको आप विनियमित करते हैं, और जो बहुउद्देशीय हथियार है उनको तो विनियमित ही नहीं कर रहे हैं। बहुउद्देशीय हथियार जैसे आप व्हाइट फास्फोरस का एग्जांपल ले सकते हैं, धुआं भी उत्पन्न करता है, गर्मी भी उत्पन्न करता है, और लोगों की जान भी लेता है। तो इस तरीके के जो बहुउद्देशीय हैं उनको तो आप यहाँ पे इस्तेमाल में ला ही नहीं रहे, उनके ऊपर तो कोई प्रतिबंध ही नहीं लगा रहे हो। जो प्रोटोकॉल का थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड प्रोटोकॉल है, वो तो ये कहता है कि भैया जिनको आग लगाते हैं जो हथियार और जो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उनके ऊपर आप प्रतिबंध लगाओगे। तो ये तो बहुउद्देशीय हथियार है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं आप? तो ये कमी है आपकी कि इसको सुधार करना चाहिए और बहुउद्देशीय हथियार को उसमें ऐड करना चाहिए कि अगर बहुउद्देशीय हथियार है जिससे जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। उसके अलावा बात करें कि पिछले कुछ वर्षों में इन खामियों को दूर करने के लिए, सीसीडब्ल्यू को मजबूत करने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं और प्रस्ताव आते रहेंगे, और सुधार बहुत बड़े स्तर पर होता नहीं, आप सभी को पता है। जैसे अभी देखिए यूएन में इतने समय से हम लोग मांग उठा रहे हैं, लेकिन कौन सा हमें परमानेंट सीट मिल गई है। तो इसी तरीके से हमें भी प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन सुधार तो हुआ नहीं है। अगर कोई फास्फोरस के बारे में जानना चाहता है, कोई भैया केमिस्ट्री लवर है, हालांकि केमिस्ट्री से मेरा बहुत दुश्मनी रहा है, लेकिन फिर भी अगर जनरल साइंस के तहत क्वेश्चन बने तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है। ग्रुप आप देख सकते हैं, ग्रुप 15 में आता है, पीरियड थर्ड हो गया, इसका पी ब्लॉक का सदस्य है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। उसके अलावा अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी बताई जाए, तो जैसे जो फास्फोरस होता है ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, क्योंकि आपने देखा ऑक्सीजन से बड़ी तेज क्रिया करता है। अगर स्वतंत्र रूप में पाया जाता तो पता चलता है पूरी धरती पे आग ही लगी रहती, कोई घर से बाहर निकल रहा है देख रहा आग लग गई। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये फॉस्फेट के रूप में। कौन से रूप में? फॉस्फेट के रूप में ये चट्टानों में पाया जाता है। तो इसको ध्यान देंगे, और यूपीएससी पीवाईक्यू 2021 का क्वेश्चन आप उठा के देखिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछाएगा कि जो फॉस्फोरस है ये सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको पता चलेगा कि चट्टानों में पाया जाता है। या इसी तरीके से कोई क्वेश्चन है कि चक्र क्या होता है उसका, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चट्टानों वाला। ठीक है ना? आप 2021 का पीवाईक्यू उठा के जरूर देखिएगा, प्री वाला बात कर रहा हूँ। और ये जो फास्फोरस होता है प्रमुखतः दो रूपों में इसको बांटा गया, पहला है लाल फास्फोरस और दूसरा होता है सफेद फास्फोरस। तो ये जो लाल फास्फोरस होता है, इसका सिंपल से एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने घरों में, जो माचिस होती है, जो माचिस का एक भाग होता है जहाँ पे आप रगड़ते हैं, तो लाल फास्फोरस ही है, उसी से क्रिया करके ये आग उत्पन्न होती है। अब देखिए इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे ऑक्सीजन पाता है, आप रगड़ते हैं, थोड़ा सा घर्षण होता है, तुरंत आग लग जाती है माचिस की। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि सफेद फास्फोरस जो व्हाइट फास्फोरस जो है, ये लाल वाले से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जो सफेद फास्फोरस है इसको बम के रूप में यूज किया जा रहा है। जबकि आपके घरों में जो सामान्यतः माचिस मिलती है उसमें लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। उसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। कितना? तो 1% से लेकर के 1.4% तक ह्यूमन बॉडी में फास्फोरस पाया जाता है। और ये जो 1 से लेकर के 1.4 तक पाया जाता है, इसमें से भी 85% के आसपास ये हमारे हड्डी प्लस दांत का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी का जो होता है वो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हो गया और फिर ब्लड के माध्यम से प्रवाहित होते रहते हैं। तो अगर कभी स्टेटमेंट दे दे कि हमारे बॉडी में फास्फोरस पाया था, तो सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा ये पूछ ले कि प्रमुखतः इसका काम हड्डी निर्माण व दांत निर्माण में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। ठीक है ना? ये चीज़ आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई समस्या, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो फिर ये ईमेल आईडी भी ओपन है। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से हमने एक अबॉर्शन के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया था, फिर अभी कल हमने सेम सेक्स मैरिज के बारे में डिस्कस किया था, फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं तलाक के बारे में। यानी पहले ये देखिए आप, अबॉर्शन, फिर यहाँ पे मैरिज, फिर डिवोर्स, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। शादी हो गई, तलाक हो गया और बच्चों के, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस आर्टिकल में बात की जा रही है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मुस्लिम समुदाय में तलाक के बारे में, और खास करके जो महिलाओं को अधिकार मिला है उसके बारे में। तो यहाँ पे एक तरीका है तलाक देने का, उसको कहा जाता है खुला। इसके माध्यम से तलाक दिया जाता है, तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में प्रमुखता हम फोकस करने वाले हैं। उसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को और कौन कौन से अधिकार दिए गए तलाक देने के, मुस्लिम महिलाओं के पास कोई अधिकार है कि नहीं, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि खुला क्या होता है। कि खुला का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम महिला है वो अपने पति को तलाक दे सकती है, बस सिंपल सा इसका यही मुद्दा है। अगर कभी आपसे स्टेटमेंट देके पूछ ले कि खुला क्या है, तो मुस्लिम समुदाय में तलाक देने की एक प्रथा है या एक तरीका है। इसको प्रथा ना कह करके तरीका कहना ज्यादा उचित होगा। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों आ गया? तो चर्चा में इस वजह से आ गया क्योंकि 2021 में केरल हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें एक आ गया था कि जो खुला के माध्यम से तलाक देने का अधिकार है वो महिलाओं को है, और इसमें पति की सहमति या असहमति मैटर नहीं करती। यानी महिला अगर चाहती है कि तलाक देना, तो भैया बात खत्म, बस पति वहीं चिल्लाता रहे। और अब इसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करने वाला है, इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट
केरल उच्च न्यायालय के 2021 के फैसले की जांच करेगा, जिसमें एक मुस्लिम महिला को खुला के माध्यम से न्यायोत्तर तलाक देने के अधिकार की पुष्टि की गई। अब न्यायोत्तर तलाक से क्या मतलब है? तो तलाक को दो कैटेगरी में ऐसे नॉर्मली बांट सकते हैं। देखिए, एक होता है न्यायिक तलाक, एक होता है न्यायोत्तर तलाक। अब न्यायिक तलाक में क्या होता है, यानी जहाँ पे भी अदालत का हस्तक्षेप होता है उसको न्यायिक तलाक कहा जाता है, और जहाँ पे अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता उसको न्यायोत्तर तलाक कहा जाता है। यानी अब जैसे दो लोग हैं, ये हो गई पत्नी, ये हो गया पति, अब ये दोनों आपसे समझौते से या फिर किसी भी तरीके से तलाक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अदालत का कोई काम नहीं है, अदालत से प्रमाण पत्र ले चाहे ना ले, लेकिन यहाँ पे तलाक हो चुका है, तो इसे कहा जाता है न्यायोत्तर तलाक। और ये जो खुला है ना, ये भी एक न्यायोत्तर तलाक की कैटेगरी में आता है। बात की जा रही है कि 9 अप्रैल 2021 को जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और सी एस डायस की दो न्यायाधीशों वाली हाईकोर्ट बेंच ने खुला की शर्तों पर विचार करते हुए कहा कि एक मुस्लिम महिला का खुला का अधिकार पूर्ण है और पति की सहमति या असहमति पर निर्भर नहीं करता है। अपने 2021 के फैसले में केरल हाईकोर्ट के सामने सवाल क्या था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि अब हमारी शीर्ष अदालत जा रही है इस पर पुनर्विचार करने, वो सवाल क्या था? तो सवाल ये था कि जब से मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 पारित हुआ है, क्या उसके बाद भी मुस्लिम महिलाओं को खुला के माध्यम से तलाक देने का अधिकार है? इसी पर विचार करने वाले सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हम ये भी जानने वाले हैं कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 क्या कहता है, पर उसके पहले हम जान लेते हैं कि खुला क्या है। मतलब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि खुला प्रक्रिया क्या है, इसके तहत क्या किया जाता है, उसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को और कौन कौन से तरीके से तलाक देने का अधिकार दिया गया है, फिर कोई और तरीका है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो शरीयत एक्ट है 1937 का वो क्या कहता है, और फिर मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 का ये क्या कहता है, और दोनों को कैसे यहाँ पे मिला के चलना है, और फिर जो मुस्लिम कानून है वो क्या कहते हैं, सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं कि खुला क्या है। खुला एक मुस्लिम महिला के अपने पति को एक तरफा तलाक देने के अधिकार को संदर्भित करता है, यानी कि ये मुस्लिम महिला को अधिकार है कि वो एक तरफा अपने पति को तलाक दे सकती है, इसमें पति का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम महिला को अधिकार दिया गया कि तलाक देना चाहे तो चुप मार के दे सकते हैं, पति चुप मार के खड़ा रहे। और ये जैसे शरीय कानून के हिसाब से पुरुषों को अधिकार दिया गया तलाक देने का महिलाओं को, उसी तरीके से महिलाओं को भी अधिकार दिया गया पुरुषों को तलाक देने को, यानी कि एक तरीके से इक्वलिटी की बात की जा रही है। और यहाँ पे ये जो खुला का बात की जा रही है, कहाँ से निकल के आ रही है, ये अधिकार कहाँ पे दिए गए? तो ये सीधा मुस्लिम लोग के सबसे पवित्र किताब कुरान में दिया गया है। जैसे गीता पवित्र मानी जाती है ना, इसी तरीके से सेम कुरान को भी सबसे पवित्र माना जाता है इस्लाम धर्म में, तो यहाँ से ये निकल करके आता है। अब जैसे मुस्लिम में एक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स है, यानी कि विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे पंथ आप कह सकते हैं, उनको मानने वाले हैं, जिनको कहा जाता है हनफी। तो ये लोग क्या कहते हैं? तो ये लोग ये कहते हैं कि ये जो खुला का अधिकार है ये सिर्फ महिलाओं को नहीं है, इसमें पति की सहमति आवश्यक है। जबकि हाईकोर्ट का ये मानना है कि पति की सहमति आवश्यक नहीं है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। आप चाहे तो इस पुस्तक का नाम याद रख सकते हैं और इसके लेखक का नाम भी। ये जो जस्टिस साहब है ना, जस्टिस कौसर एडप्पागत, यही पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने कहा अपनी पुस्तक में डिवोर्स एंड जेंडर इक्विटी इन मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम महिला है उसको खुला के माध्यम से अपने पति को अधिकार देने तलाक देने का अधिकार है, और इसमें कोई और पति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक तरीका हो गया जिसके द्वारा महिला अपने पति को तलाक दे सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका है कि नहीं? तो अगर उसके बारे में हम बात करें तो तीन और तरीके हैं, जिसमें से पहला है तलाक तफवीज। अब ये क्या होता है? तो ये एक अनुबंध आधारित तलाक है। अनुबंध आधारित तलाक क्या होता है? देखिए, जैसे इस्लाम धर्म जो है ना, इसमें जो शादियां होती है इसको समाजशास्त्र की दृष्टि से एक अनुबंध माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जबकि जो हिंदू समाज में शादी होते हैं इनको एक तरीके से संस्कार माना जाता है। तो खैर, हमें बात इसके बारे में करनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ज्यादा टॉपिक से भटकना ठीक नहीं है। जो इस्लाम धर्म में शादी होता है, आप देखेंगे सामान्यतः क्या होता है कि एक रकम तय कर दी जाती है, या फिर इस तरीके से कुछ उपहार या और कोई चीजें तय कर दी जाती है, उसको कहा जाता है मेहर, है ना। और यहाँ पे ये मान लीजिए ऐसे एक पेपर होता है, ये हो गए लड़के वाले और ये हो गए लड़की वाले। अब यहाँ पे इनके तरफ से दो गवाह लगते हैं, इनके तरफ से दो गवाह लगते हैं। यहाँ पे लड़के की भी साइन होती है, ये दो गवाहों की साइन होती है, यहाँ पे लड़कियों की साइन होती है और ये दो गवाहों की साइन होती है। तो इस तरीके से ये पूरा इसमें लिखा रहता है कि महर की रकम इतना दी गई थी, और इनके बेटे के साथ इनका, मतलब ये नाम है लड़के का, ये इनका बेटा है और ये इनकी बेटी है, इनके पिता का नाम ये है, और इस तरीके से इनका निकाह फिक्स किया गया है। क्या मंजूर है, क्या कबूल है? तो वही बोलते हैं कबूल कबूल कबूल, इस तरीके से तो ये शादी हो जाती है। तो इसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है समाजशास्त्र की दृष्टि से। तो वही कहा जा रहा है कि अनुबंध आधारित तलाक है। जब भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अब जब उसकी शर्तों का उल्लंघन होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भी प्रावधान किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो शादी को अनुबंध माना गया है, अगर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होता है तो आप तलाक दे सकते हैं। कौन दे सकता है? तो महिला दे सकती है। अब अनुबंध जो होंगे वो सार्वजनिक दृष्टिकोण को नजर में रख के बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करके बनाया जाए। जो अनुबंध है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रख दो शर्त में। शर्त जो होनी चाहिए वो उचित शर्त होनी चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे इसमें क्या हो सकता है? तो पति बिना पत्नी की अनुमति के दोबारा शादी करता है या फिर उसकी उपेक्षा करता है, तो ये सारे आधार जो है ये तलाक देने के लिए वैध आधार माने जाते हैं। दूसरा तरीका है मुबारत करके, इसको मुबारत कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपसे सहमत है, ये दो लोग हैं हस्बैंड वाइफ, ये दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं कि हमें तलाक चाहिए और फालतू में बकवास करने की जरूरत नहीं, ना इनके पास ना उनके पास, ना दुनिया समाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें हम दोनों को साथ रहना है, तो अब हम दोनों को साथ नहीं रहना, हमें तलाक चाहिए, तो दोनों सहमत हो जाते हैं और दोनों तलाक ले लेते हैं, बस बात ही खत्म, इतना सा मतलब है। तीसरा तरीका है फस्क का। फस्क क्या होता है, तो इसमें जब कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप करे, ये हो गया हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ पे काजी साहब आते हैं, वही काजी साहब जो निकाह पढ़ाए पढ़ाए थे, जो शादी में फंसाए थे, वही काजी साहब आते हैं बचाने के लिए, तलाक दिलाने के लिए। या फिर इसमें कोई कोर्ट हो गया, न्यायालय हो गया, ये हस्तक्षेप करते हैं। कोई तीसरा पक्ष जब हस्तक्षेप करके आपका तलाक करवाता है, तो उसको कहा जाता है फस्क। तो ये तीन अन्य तरीके हैं मुस्लिम महिलाओं को तलाक लेने का, यानी अपने पति को तलाक देने का और खुद तलाक लेने का। सही है यार, मुस्लिम महिलाओं को भी तो अधिकार मिलना चाहिए। ये क्या बात है कि किसी एक पक्ष को पूरा का पूरा अधिकार दिया जाए। जैसे अब देखोगे पुरुषों में 3 तलाक का मैटर चलता था कि तलाक, तलाक, तलाक और हो गया तलाक। ये क्या बात हुई यार, मतलब कुछ भी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिला, उनके भी बारे में तो बात करनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग को पहली बार ये बातें पता चल रही होंगी कि मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार दिया गया इस तरीके से कोई। मैं मुझे पहली बार ये चीज़ें पता चली यार, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो अधिकार है भाई, इस तरीके से होना चाहिए यार। मुझे खुद ही आर्टिकल पहली बार पता चला कि फ़स्क क्या है, मुबारत क्या है और इस तरीके से आप देखें तलाक़-ए-तफ़वीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें मुझे खुद पहली बार पता चली हैं और मुझे खुशी भी हो रही है कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ तो अधिकार है। हालाँकि उसका उपयोग कितना होता है आप सभी को पता है। मेरे ख़्याल से तो 0% भी उपयोग नहीं होता होगा। बहुत रेयरली जो बहुत जागरूक महिला वही यूज़ करती होगी। अन्यथा इस मुस्लिम समाज में अभी भी महिलाएँ बहुत पिछड़ी हुई हैं। देखिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर समाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये सारी फैक्ट है। और अगर कोई मुस्लिम समाज से वीडियो सुन रहा है तो भैया माफ़ करना, अगर आपकी धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं, मैं किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, एक चीज़ जो सच है वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए ना, कि समाज में मुस्लिम महिलाएँ पिछड़ी हुई हैं और मुस्लिम समाज भी पिछड़ा हो, तो उसको आगे लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर आप उसी समाज से ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उनको जागरूक करें, उनको आगे लाएँ। और दूसरी बात, आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 3 तलाक का मुद्दा हो गया, हिजाब का मुद्दा हो गया, इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंटरव्यू देते जाते कैंडिडेट्स। तो आपसे भी पूछा जा सकता है। ऐसा उनका ये टारगेट नहीं कि आपको टारगेट करें या आपको ज़लील करें, मतलब आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, वो आपका अपमान नहीं करना चाहते। वो बस इतना देखते हैं कि भैया आप कितने जागरूक हो और आप जिस कम्युनिटी से आते हो उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है भी कि नहीं। और जैसे आप देखेंगे हमारे देश में कुल 6 माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, कोई ऐसी स्कीम आती है सरकार की जिसमें सिर्फ माइनॉरिटी को फ़ायदा देना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई, उनको शिक्षा देने के लिए, उनका स्वास्थ्य संभालने के लिए, उनको कौशल प्रोवाइड करवाने के लिए। तो भैया पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी हमारे देश में कितनी है, तभी तो आप उस पोस्ट पे बैठे हो, तभी तो आप उसके साथ जस्टिस कर पाओगे, तभी तो आप माइनॉरिटी के लिए उस स्कीम को लागू कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया अगर किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हों या हो रही हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। बस ये आर्टिकल डिस्कस करने के लिए, समझाने के लिए कभी-कभी ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ ऐसे शब्द यूज़ करें, जो हो सकता है कि सामने वाले को अनकंफर्टेबल फ़ील कराएँ। लेकिन जो फैक्ट है अब आप उसको कैसे बदल सकते हो यार? तो भैया किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत हुई तो माफ़ करना। अब हम देखते हैं कि तलाक से संबंधित ये शरिया कानून क्या है, शरिया कानून क्या कहता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि शरिया कानून, शरिया कानून। शरिया कानून है क्या? उसके बारे में अगर हम बात करें, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया इसी को कहते हैं। एप्लीकेशन एक्ट 1937 न्यायिक और न्यायोत्तर तलाक दोनों को मान्यता देता है। अब न्यायिक तलाक क्या है और न्यायोत्तर तलाक क्या, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। न्यायिक तलाक वही जब यहाँ पे न्यायालय हस्तक्षेप करके तलाक दिलाए तो उसको कहा जाता है न्यायिक तलाक। न्यायोत्तर तलाक के जब आपसे सहमति से या फिर बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के तलाक हो जाता है तो उसी को न्यायोत्तर तलाक कहा जाता है। फस्क को मान्यता नहीं दी गई है इस अधिनियम के तहत। फस्क क्या था? वही जिसमें तीसरा पक्ष हस्तक्षेप करके आपको तलाक दिलवाता, तो इसी को मान्यता नहीं दी गई इस अधिनियम के तहत। हालांकि अभी आप आगे देखेंगे इसको दूर करने के लिए एक और अधिनियम लाया गया था। यहाँ पे बात क्लियर कि इस अधिनियम की धारा 2 फस्क को छोड़कर सभी प्रकार के न्यायोत्तर तलाक को मान्यता देती है। यानी कि सभी प्रकार के क्या मतलब है, 3 बचे, क्योंकि एक तो ये हो गया खुला वाला, दूसरा हो गया तलाक तफवीज और तीसरा हो गया मुबारत। इन्हीं तीन को तो मान्यता देती है, फस्क को तो मान्यता दे ही नहीं रही है। अधिनियम की धारा 5 जो कुछ परिस्थितियों में अदालत द्वारा विवाह को विघटित करने की अनुमति देती है, एक जिला न्यायाधीश को महिला की याचिका के आधार पर विवाह को विघटित करने की अनुमति देती है। किसको? तो जिला न्यायाधीश को। हालांकि शरीय अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद हनफी स्कूल ने महिलाओं को अपनी शादी को समाप्त करने के लिए अदालत से डिग्री प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। जो हनफी लोग हैं, जो इनको मानते हैं इस विचारधारा को, उनकी जो महिलाएं हैं, इनको ये अधिकार नहीं था भैया कि आप अदालत से जाओ और यहाँ से अदालत से प्रमाण पत्र लेकर के, अदालत से आदेश लेकर के आओ तलाक का। तो इन्होंने मान्यता नहीं दी थी। अब जब मान्यता नहीं दी तो जाहिर सी बात है कि भेदभाव हो रहा है। जो अन्य महिलाएं उनको ये अधिकार मिलेगा कि आप चाहो तो अदालत से तलाक ले सकते हो, जबकि हनफी विचारधारा को मानने वाली महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। तो इसको दूर करने के लिए एक और अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम का नाम क्या था? तो उस अधिनियम का नाम था मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। इसमें ये कहा गया था कि जो 1937 का अधिनियम है ना, इसके पारित होने के 2 साल बाद आया, लेकिन इसमें ये कहा गया कि अब चाहे वो हनफी हो चाहे कोई भी हो, अब सबको ये अधिकार मिल गया है, सारी महिलाओं को अधिकार है कि वो अदालत से जाएं और अपने
तलाक का आदेश लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हनफी लोग की विचारधारा थी, इसी को दूर करने के लिए, इनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। तो चलिए अब देखते हैं भैया जो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम है 1939 उसके बारे में। तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको तलाक का अधिकार देने के लिए, अधिकार को बढ़ावा देने के लिए ये सारे अधिनियम लाए गए थे। उसके अलावा जो सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए न्यायतर तलाक का अधिकार बढ़ा दिया गया, यानी चाहे वो हनफी को मानने वाले हो, चाहे किसी अन्य विचारधारा को मानने वाले हो, तो सारे मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो खुला के माध्यम से या फिर न्यायतर तलाक जो होता है उसके माध्यम से आप तलाक ले सकती हैं। उसके अलावा बात करें कि शरीयत अधिनियम की धारा 5 को निरस्त कर दिया गया और 1939 की अधिनियम की धारा 2 के साथ बदल दिया गया, जिसने मुस्लिम महिलाओं को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए 9 आधार दिए। अब ये 9 आधार में से जैसे यहाँ पे बात की जाती है कि क्रूरता का हो गया, परित्याग हो गया, पति को 7 साल या उससे अधिक की कैद हो जाए, तो यहाँ पे इन स्थितियों में महिला चाहे तो पति को तलाक दे सकती है। महिला, अच्छा सोचिए कि कितना खतरनाक होता ना कि अगर महिलाओं को ये अधिकार दिया गया होता तलाक 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 बोलने का। अगर महिला को डायमंड नेकलेस चाहिए और पति नहीं दिला रहे, तुरंत तलाक तलाक तलाक। खैर ये सारी मजाक की बातें, इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, बस ऐसे हंसाने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टॉपिक थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि यार क्या चल रहा है, यहाँ पे तलाक 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 ही चल रहा है। तो थोड़ा सा वो माहौल लाइट करने के लिए बोला गया है। 1939 के अधिनियम ने न्यायतर तलाक के फस्क मार्ग को मान्यता दे दी। यही जो अधिनियम आया इसने मान्यता दे दी कि जो फस्क तरीका है इसके माध्यम से भी आप तलाक ले सकते हो, वही तीसरा पक्ष हस्तक्षेप करके आपको तलाक दिलाए। 1939 अधिनियम की धारा 2(9) में किसी भी अन्य आधार पर जिसे मुस्लिम कानून के तहत विवाह के विघटन के लिए वैध माना जाता है, तलाक की डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। शरीयत अधिनियम की धारा 2 के तहत न्यायतर तलाक के अन्य सभी तरीके अछूते थे। बाकी अन्य जो तलाक के तरीके थे ना, न्यायतर जैसे ये हो गया मुबारत वाला, तो इन सारी चीजों को टच नहीं किया था, इन पे कोई निर्णय नहीं आया था। बस इसको बदलने के लिए, जो फर्स्ट वाला था इसी को बदलने के लिए लाए गए थे अधिनियम को। अब जानते हैं कि 2021 का हाई कोर्ट का फैसला क्या था, तो उसके पहले हम ये समझते कि बैकग्राउंड क्या रहा। देखिए महिला थी, उनके साथ बदतमीजी हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि भैया क्रूरता करते हैं मेरे साथ और ये नपुंसक है, तो इस बेस पर मुझे तलाक चाहिए। तो जो पारिवारिक न्यायालय था, पारिवारिक अदालत थी, कहाँ की, तो थलासेरी द्वारा इनको तलाक की डिग्री दे दी गई, यानी कि तलाक को मान्यता दे दी गई। अब पति से झेला नहीं गया, पति चले गए हाई कोर्ट में भाई साहब। अब हाई कोर्ट ने और अच्छे से फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि 1972 में एक फैसला आया था केसी मोइन बनाम नफीसा और अन्य में, सॉरी हाई कोर्ट ने नहीं कहा था, महिला के जो वकील थे उन्होंने कहा था कि जो केसी मोइन बनाम नफीसा और अन्य वाद था ये 1972 का, इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था केरल की कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है तलाक लेने का, तो इसकी वजह से महिलाओं को बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ा था। लेकिन इस फैसले को बदलते 2021 में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जो 1972 में फैसला आया था वो बड़ा गलत फैसला था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम उसको सुधार रहे हैं और यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को अधिकार है तलाक देने का, चाहे तो तलाक ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 2021 में इस फैसले को बदल दिया गया 1972 वाले को। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। वही बात की जा रही है कि हाईकोर्ट ने 1972 के फैसले को कानून की दृष्टि से खराब बताते हुए खारिज कर दिया, बाकी वही सारी चीजें हैं। सूफिया बेगम बनाम सैयद जहीर हसन रिजवी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को हवाला देते हुए अब यहाँ पे कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो सूफिया बेगम बनाम सैयद जहीर हसन रिजवी का मामला था, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि 1939 अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करना है और अदालतों को इसे प्रभावी बनाना चाहिए, ना कि इसको रोकना चाहिए। उसके अलावा एक और मामला है, तो ये कहाँ का मामला है, ये मुंबई का मामला, महाराष्ट्र का। जमीला खातून बनाम कासिम अली मामले में 1951 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया था कि 1939 का अधिनियम मुस्लिम कानून के केवल एक हिस्से को स्पष्ट करता है और इसे पूरे कानून के प्रावधानों पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, अभी जो केस के नाम हो उनको आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर विचार करने जा रही है, तो कम से कम ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थी हमें। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल समझ आओगे। अगर समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कुछ और पूछना है तो आप ईमेल आईडी पे जहाँ भी आपको उचित पड़े, जहाँ पे आपको आसान लगे वहाँ से आप पूछ सकते हैं। वैसे अभी तो पढ़ना बहुत कुछ था, 2-3 आर्टिकल थे, लेकिन वही है फिर अभी लेट होता जाएगा लेक्चर तो वो दिक्कत करेगा। तो चलिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं, बाकी वो सारे आर्टिकल धीरे धीरे करके 1-2 दिन में कवर कर लेंगे, और संडे को कोई वीडियो ट्यूटोरियल नहीं आता तो संडे में भी उसको कवर कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। बाकी करंट अफेयर की जिम्मेदारी अब आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि करंट अफेयर आपका एक भी छूटने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़े, चाहे 2 घंटे की वीडियो बनानी पड़े, चाहे एक दिन नींद पूरी ना हो, चाहे पूरे हफ्ते नींद पूरी ना हो, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी आप पूरी तरीके से मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड बनाने की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, तो कितने बनाए जाएंगे, तो 10-23 यानी कि 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, जिसमें मामले को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। जैसे आप देखिएगा कि महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी, दुर्व्यवहार हो गया, तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा बोझ है। तो इन सारी चीजों को कम करने के लिए, महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, कोई बदतमीजी होती है, फिर उनसे संबंधित कोई भी मामला है, उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके, अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा दी जा सके, मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई की जा सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। तो ये अच्छा कदम है, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो, फिर कई बातचीत होती है या इंटरव्यू होते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें बता सकते हैं।
उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केरल सरकार क्या करेगी, तो जो सीनियर सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए, यानी कि उनके अच्छाई के लिए कमीशन बना रही है केरल सरकार। तो अगर कहीं जैसे बुजुर्गों के बारे में लिखने के लिए आता है, वृद्धों के बारे में लिखने के लिए आता है, तो ये सारे एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर सकते हो। मैं ये सारी चीजें इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार ये वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि आप इसको अपने आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो। और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने एग्जाम्पल के रूप में तो इसको यूज कर ही सकते हैं ना। अब जैसे कहीं पर भी बुजुर्गों के बारे में बात आती है कि बुजुर्गों के सामने क्या चुनौतियां हैं, या फिर उनके वेलफेयर के लिए सरकार क्या काम कर रही है, तो अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल और जुड़ गया आपका कि केरल सरकार इनके लिए समिति की स्थापना करने जा रही है, जो ये बताए कि इनके वेलफेयर को कैसे लेकर के चलना है, इनके कल्याण को कैसे लेकर के चलना है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक कहाँ पे, तो नई दिल्ली में हुई है। ये अगली न्यूज है, बात करें भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एनआरएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस कार्यक्रम में मोबाइल एप्लीकेशन दृष्टि 2.0 के लिए एनआरएससी द्वारा मैनुअल और डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई, अब ये पीएमकेएसवाई क्या है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये है। 2.0 के लिए वेब पोर्टल सृष्टि 2.0 का भी विमोचन शामिल है इसमें। तो अभी जो ये पीएमकेएसवाई के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, तो सृष्टि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखिए। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी चीजें लिखी गई, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख सकते हैं। अब लेक्चर पहले से लेट हो गया यार, और अच्छा भी नहीं लग रहा है, और कितना बड़ा लेक्चर बनाया जब, क्योंकि लेक्चर जब लेट होता है ना तो आप लोग से ज्यादा बुरा मुझे लगता है। वो एक ये होता है कि पंक्चुअलिटी नहीं है। अब टेक्निकल इशू हो गया वो चीज़ अलग है, लेकिन हर कोई ये नहीं समझता ना कि टेक्निकल इशू क्या है और कैसे हो गया उनको भैया। और उनकी सही भी बात है ना कि उनको टाइम पे लेक्चर चाहिए, चाहे टेक्निकल इशू चाहे कुछ भी हो, लेक्चर टाइम पे अपलोड होना चाहिए। तो इशू हो जाता है, क्या कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में नहीं उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे बात करें कि प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली से होते हुए गाजियाबाद, फिर सॉरी दिल्ली से शुरू करके गाजियाबाद, फिर यहाँ से मेरठ तक जाएगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का क्या मतलब है कि जो ये ट्रैफिक है इसको कम करने के लिए आप ये दे सकते हैं कि ट्रेन चलाई जाएगी इस तरीके से, सीधा दिल्ली से गाजियाबाद रुकेगी, फिर गाजियाबाद से जाके मेरठ में, ताकि यहाँ पे जो दिल्ली के आसपास भीड़ है ना उसको कम किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो मेरठ और गाजियाबाद से आने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे दिल्ली में फ्लैट लेकर के रहते हैं, रूम लेकर के रहते हैं, उनको आने जाने में आसानी होगी। तो हो सकता है कि अपने घर से ही अप डाउन करें, तो दिल्ली में थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी। बाकी इसके विशेषताओं के बारे में देखना चाहते हैं तो 84 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है। बाकी सारी चीज़ें दी गई कि कितना खर्चा हुआ है, 1 आवर अप्रॉक्स टाइम कम लगेगा। और ये जंगपुरा में 1.5 से लेकर के 2 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा और गैप दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें कि केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग हो गया, कौशल विकास हो गया, इसके बारे में चीज़ें हैं, उसको शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, उसको उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे, पाठ्यक्रम लॉन्च करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। भैया ये फिल्म है लुकिंग फॉर चालान, इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो कल ये दिया गया, कल या परसों। तो इसको डिस्कस करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ना, क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं, जैसे पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को मिला है, कृति सेनन को मिला है, उसके बाद फिर आलिया भट्ट को मिला है। तो इस तरीके से एक बार हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो शुरू में ही अब उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। बाकी इस मूवी का नाम याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर का नाम दिया गया, प्रोड्यूसर का नाम दिया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा बात करें कि रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो जहां पर भी पहले लग जाए तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पे डॉक यार्ड है, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, यहाँ पे जानकारी दी गई उसके बारे में। माफ करना दोस्तों, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, जब टेक्निकल इशू आ जाता है वो मेरे हाथ में है ही नहीं भैया। अब देखो मैंने आपको टेलीग्राम पे वो फोटो भेजी है कि 40 मिनट के आसपास तो हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था, फिर वो लैपटॉप टेक्निकल इशू के नाते देखिए अपने आप अचानक से बंद हो गया। फिर वो अचानक से बोला कि अभी टाइम लगेगा रिस्टार्ट होने में, ये वो, फिर अब क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक मुमकिन है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उसके लिए माफ़ करना। पता नहीं क्या हो रहा है यार, और ये चीज़ होती है शायद हर किसी के साथ कि जब हम अपने फील्ड में बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं तभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है। जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब इतना कोशिश के बाद भी टाइम पे नहीं आ पाया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मतलब नींद खराब करो, इतनी मेहनत करो, उसके बाद ही जब लेक्चर टाइम पे नहीं पहुंचता ना तो बहुत बुरा लगता है। आप लोग को तो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोग से कहीं ज़्यादा बुरा मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरी, आप लोग चाहे टाइम से देखिए चाहे ना देखिए, आप लोग 7 बजे बजाय 8 बजे देख सकते हैं, लेकिन मेरा टाइम फिक्स है। मैंने इसलिए जो इसकी थंबनेल होती है उसी पे लिख दिया है 7 बजे, और जब 7 बजे नहीं पहुंच पाता ना तो बहुत अजीब सा लगता है। माफ़ करना दोस्तों, उसके लिए कोशिश करूंगा कि बार बार ऐसी चीज़ें ना हो यार, बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। फिर लेक्चर रिकॉर्ड करने की फिर हिम्मत टूट सी जाती है, क्योंकि 39-40 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करो, फिर पता चल रहा है कि वो लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, सेव ही नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत होती है, फिर वो दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, इसको यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो।
बोलने में बहुत सारी गलतियाँ हुई क्योंकि एक बार घटना हो चुकी थी, दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके लिए माफ़ करना अगर बोलने में कोई गलती हुई हो। और सपोर्ट बनाए रखिए, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। फिर जैसे-जैसे टेक्निकल इश्यू के बारे में मुझे जानकारी होती जाएगी, फिर ये सारी दिक्कतें कम हो जाएँगी। अगर आप लोग को कोई जानकारी इसके बारे में तो आप लोग शेयर करना चाहें, तो भैया ये ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए।